नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पटवारी परीक्षा के पेपर भाग 2 के सामान्य ज्ञान और अभिरुचि और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। ये परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से ही इसमें प्रश्न रखे गए हैं। परीक्षा में इसी पैटर्न में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो था ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में एक आदिवासी समूह द्वारा किया गया आंदोलन था। और यह अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त के खिलाफ किया गया आंदोलन था। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त द्वारा उनकी ज़मीनों को छीन लिया था, तो उसके खिलाफ आंदोलन था। और इस आंदोलन को किस वर्ष किया गया था? 1855-56 में किया गया था। संथाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? 1855 और 56 में किया गया था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह के, तो दो सगे भाई थे, सिद्धू और कान्हू। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दो सगे भाई थे, सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित थी? तो राजकोषीय नीति को पहले समझ लेते हैं। राजकोषीय नीति जो होती है वो सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख घटक होती है। इसके द्वारा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार से संबंधित और संसाधनों की गतिशीलता जैसे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राजकोषीय नीति बनाई जाती है। और राजकोषीय नीति को वित्त मंत्री वर्ष में बजट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और इसी नीति को आय और व्यय नीति, बजटीय नीति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर? तो ये जॉर्ज मेनार्ड कीन्स के विचारों पर आधारित थी। किसके विचारों पर? जॉर्ज मेनार्ड कीन्स के विचारों पर आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा थी वो म्यांमार क्यात थी। म्यांमार की मुद्रा क्या थी? म्यांमार क्यात थी। और इसकी राजधानी की भी बात कर लेते हैं। तो राजधानी इसकी नैपियटा थी और इसकी पूर्व में राजधानी रंगून थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा भाग हिस्सा किस जगह स्थित है? तो सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला, ये इसका विस्तार जो मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान में है। इसका बड़ा हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में, जो खैबर दर्रा और काबुल नदी के दक्षिण में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा में स्थित है सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला। और इसका बड़ा हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट के किनारे मोरमुगाओ बंदरगाह स्थित है। कौन सा स्थित है? मोरमुगाओ बंदरगाह। और ये जब गोवा आज़ाद हुआ था 1963 में, तो इसे प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 17A, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 17A के द्वारा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पुआनचेई की पारंपरिक पोशाक है। पुआनचेई कहाँ की? तो ये मिजोरम की पारंपरिक पोशाक है। कहाँ की? मिजोरम की पारंपरिक पोशाक है। और यह महिलाओं के लिए आवश्यक अधिकार है और राज्य के एक महत्वपूर्ण विवाह पोशाक है। यदि पुआनचेई की बात करें तो ये विवाह पोशाक है। कौन सा पोशाक है? विवाह पोशाक है। नेक्स्ट देखते हैं, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। 12 जुलाई, ये डेट भी याद रखिएगा, 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया था। और नई शिक्षा नीति कब आई थी? तो 29 जुलाई। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? 29 जुलाई 2020 को। और इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी, जो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में आई थी। उसके बाद 1986 में आई थी। और जो नई शिक्षा नीति आई अभी 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। तो ये चारों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई थी? किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये असम सरकार द्वारा की गई थी। और ये स्वनिर्भर नारी योजना के तहत
राज्य सरकार एक पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीदारी करती है। तो यहाँ पे कौन सी राज्य सरकार द्वारा? असम राज्य सरकार द्वारा। और बुनकरों से सीधे स्वदेशी हथकरघा वस्तुओं की खरीदारी कर सकती है वेब पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला कौन सा जिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मध्य प्रदेश से कंसर्निंग है। तो हर घर जल वाला जो जिला है वो बुरहानपुर जिला है। कौन सा जिला है? बुरहानपुर जिला। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। और डेट भी याद रखिएगा, 22 जुलाई 2022। और यदि हम राज्यों की श्रेणी में बात करें तो हर घर जिला वाला राज्य कौन सा है? गोवा। राज्यों की श्रेणी में गोवा आता है। और केंद्र शासित की श्रेणी में दादर नगर हवेली, दमन और दीव। तो ये भी याद रखिए, यदि जिले की बात करें तो बुरहानपुर, राज्य की बात करें तो गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया था? तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव को उत्सव किया था। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 8 जुलाई 2022। और कहाँ पे? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो एक फैक्ट तो यही हो जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो 2022 जो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी, 8 मिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार विकल्प को सुनिश्चित करना। यही थीम थी 2022 की। और यदि हम बात करें कि जनसंख्या दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये 1989 से यूनाइटेड नेशन द्वारा पहली बार जनसंख्या दिवस मनाया गया था। डेट याद रखिएगा, 11 जुलाई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी हैं? तो मध्य प्रदेश के कौन हॉकी खिलाड़ी हैं? इनमें से समीर दाद जो हैं वो मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी हैं। और कीर्ति पटेल और अमित बनर्जी ये पश्चिम बंगाल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण उपबंध है? जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है उसमें प्रावधान है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण संबंधी उपबंध है। तो ये किसमें है? धारा 14 का में, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 का में ये प्रावधान है कि नेक नियत से की गई कार्रवाई का संरक्षण। और इस अधिनियम के तहत सद्भावना पूर्वक किया गया या किया जाने वाला किसी भी कारण से हुई क्षति के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा या कोई अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसमें सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई में संरक्षण संबंधी प्रावधान किसमें है? 14 का में। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ST/SC अधिनियम 1989 में कुल 23 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 23 धाराएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये जोड़ियों से संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं। उदयगिरी की गुफाएं हैं, तो उदयगिरी की गुफाएं यहाँ पे मिलान करते हैं। उदयगिरी की गुफाएं भोजपुर में नहीं है, ये विदिशा जिले में है। कहाँ पे है? विदिशा जिले में। भृतहरि की गुफाएं कहाँ पे हैं? उज्जैन में। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में हैं। भीमबेटका की गुफाएं हैं जो हैं वो रायसेन जिले में हैं। तो यहाँ पे जो पांडव गुफाएं पचमढ़ी है ये सही सुमेलित जोड़ी है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं और यहाँ पर 20 गुफाएं हैं जो हिंदू और जैन मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। जो भृतहरि की गुफाएं हैं ये उज्जैन जिले में हैं और इसका निर्माण राजा भृतहरि की स्मृति में परमार वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। किसके? राजा भृतहरि की याद में परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में कराया था। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये रायसेन जिले में हैं और ये पुरातात्विक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पांडव गुफाएं पचमढ़ी।
और यदि पांडव गुफाएं की बात करें तो पचमढ़ी ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक हिल स्टेशन है और यहाँ 5 प्राचीन गुफाएं हैं, इसीलिए 5 गुफाओं के कारण इसे पचमढ़ी बोला गया है। तो यहाँ पांडव गुफाएं कहाँ हैं? पचमढ़ी में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध कालिदास सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में नहीं दिया जाता? मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो जो कालिदास सम्मान दिया जाता है वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है: शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाएं, रंगमंच थिएटर और शास्त्रीय संगीत। जो कालिदास सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, चूंकि नहीं पूछा है तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता। और इसको 1980-81 से शुरू किया गया था, 1980-81 से शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा। ये भी याद रखिएगा, इसको किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है, तो उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है? कुंभ मेला। उज्जैन में कुंभ मेला, जो उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर हर 12 वर्ष के पश्चात एक कुंभ मेला चैत्र मास की पूर्णिमा में लगाया जाता है। और उज्जैन के संबंधित एक और फैक्ट है कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, और यहाँ पे भैरव मंदिर, कालिया देव महल और मंगलनाथ मंदिर इत्यादि भी है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये कौन सा उच्च न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है, और इसकी स्थापना 1862 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1962 में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। जो पहला उच्च न्यायालय है कलकत्ता, 1862 में स्थापना की गई थी उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। और इसमें जो क्षेत्र आता है वो पश्चिम बंगाल के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, जेपीईसी का सही पूर्ण रूप क्या है? जेपीईसी का सही पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पे देखिए, जेपीईसी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जिसका पूरा नाम है। और जेपीईसी को समझ लेते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जो आईएसओ है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय टेक्निकल कमीशन आईईसी का एक संयुक्त कार्यकारी समूह है जेपीईसी, और इसका फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में स्थित है, ये इडुक्की जिले में है। और यदि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र मुंबई में है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और जो एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल इडुक्की में है, और इसको 1978 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, चूंकि केरल से संबंधित है, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, वो केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया था? तो भारतीय इतिहास में आठविक राज्य के रूप में वन साम्राज्य को संदर्भित किया गया था। जो आठविक है वर्तमान मध्य प्रदेश का जो पूर्वोत्तर वाला भाग है और उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी वाला भाग है। और इस क्षेत्र में जो वनों का जो अधिक था, वनों की अधिकता बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसे वन साम्राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वन साम्राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? ये सभी को पता है, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में है। यदि आप कभी श्रीनगर जाते हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही फेमस और ट्यूलिप उद्यान है, और ये भारत का एकमात्र ट्यूलिप उद्यान है। इसके अलावा ये एशिया का भी सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में स्थित है। और इसके नाम की बात करें तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इसको जरूर घूमिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी का एक दर्रा है? तो पीर पंजाल श्रेणी का एक दर्रा कौन सा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये जम्मू और कश्मीर को एक सुरंग के माध्यम से जोड़ता है। इसके सुरंग की लंबाई 8.5 किलोमीटर है। और बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। बनिहाल दर्रा को क्या बोला जाता है? जवाहर सुरंग। और ये जम्मू और कश्मीर के बीच में कनेक्टिविटी का कार्य करता है एक सुरंग के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी होता है हमारा, उसमें प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? तो वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो होती है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, अस्थाई मेमोरी होती है। और जैसे ही पावर को स्विच ऑफ करते हैं तो जो इसमें संग्रहित जानकारी होती है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी, अस्थाई मेमोरी भी बोला जाता है। तो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? रैम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है वो डांग घाटी है। कौन सी है? डांग घाटी। यह नेपाल के डांग जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। नेक्स्ट देखते हैं, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही पौराणिक नगर है। इसको पुराने समय में उज्जैनी भी बोला जाता है। और ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। और महान परमार वंश के जो सम्राट विक्रमादित्य ने इसको, उज्जैन को अपनी राजधानी भी बनाया था। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर जो है, महादेव जी का मंदिर है, वो भी उज्जैन में स्थित है। और यहाँ पे सिंहस्थ महापर्व भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, सिंहस्थ महापर्व भी मनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदियों की बात करें तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो यहाँ पे कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? तुंगभद्रा। और कृष्णा नदी की बात करें तो ये भारतीय प्रायद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो गोदावरी है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, IC1101 एक है, ये क्या होता है IC1101? तो ये है आकाशगंगा गैलेक्सी। आकाशगंगा गैलेक्सी है और जो सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से ये एक है। और IC1101 को क्या है? आकाशगंगा गैलेक्सी। नेक्स्ट देखते हैं, नृत्य नाटक ख्याल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो ख्याल नृत्य है वो किस जगह से संबंधित है? तो वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में एक भवाई जनजाति पाई जाती है, भवाई जनजाति पाई जाती है। इस भवाई जनजाति के द्वारा ये नृत्य नाटक किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये एक जावा त्यौहार है जो प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में मनाया जाता है। और इसके अलावा ये सरहुल भी झारखंड में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रक्तचाप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो रक्तचाप है इसके बारे में जो सामान्य सिस्टोलिक दाब होना चाहिए वो रक्तचाप का 90 से लेकर 120 में होना चाहिए। और डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 60 से लेकर 80 होना चाहिए। जो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो 120 से 80 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। समान सिस्टोलिक दाब लगभग 120 SG होता है और डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का 120/80 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं हैं? तो यदि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में जो विशेषताएं होती हैं उसमें गति, शुद्धता, निरंतरता, विश्वसनीयता, भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, स्वचालित इत्यादि होती हैं। यहाँ पे देखें तो बौद्धिक स्तर और जवाबदेही जो ऑप्शन में दिया हुआ है
बौद्धिक स्तर और जवाबदेही ये कंप्यूटर की मान विशेषताएं नहीं होती। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कंप्यूटर सिस्टम की मान विशेषताएं होती हैं, गति होती है, स्पीड, शुद्धता होती है, एक्यूरेसी, निरंतरता, डिलीजेंस, विविधता, वर्सेटिलिटी, विश्वसनीयता, लिएबिलिटी, और इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता इत्यादि इसकी मान विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऑप्टिकल रीडर का उदाहरण है। ऑप्टिकल रीडर किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल रीडर जो है वो इनपुट यूनिट का उदाहरण है। इसे OCR बोलते हैं। OCR का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, और इसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, तो ये भी याद रखें। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में? वो USB पोर्ट है। कौन सा है? USB पोर्ट है। ये एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ये मदद करता है। क्या है? USB पोर्ट। इसके थ्रू ही सारे पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ा जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब को किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब को ये पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। इसका कार्यकाल जो समय काल माना जाता है 1942 से लेकर 55 तक माना जाता है। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में है उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और ये बहुत ही निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें पंच कार्ड का प्रयोग, और ये काफ़ी बड़े आकार के, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे बहुत विशालकाय बड़े आकार के कंप्यूटर थे। तो वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में। और एक फैक्ट और याद रखते हैं कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो? किस प्रकार की डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो? वो कौन सी है? आउटपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट डिवाइस जो होती हैं वो डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करती हैं जो उपयोगकर्ता के लिए अधिक सुगम होता है। और यदि आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कौन कौन सी होती है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि ये आउटपुट डिवाइस हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वो एड्रेस बाउंडिंग को। किसे जाना जाता है? एड्रेस बाउंडिंग को। एड्रेस बाउंडिंग होता क्या है? ये एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस में मैपिंग की प्रक्रिया है। तार्किक एड्रेस निष्पादन के दौरान CPU द्वारा उत्पन्न एक एड्रेस है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो एड्रेस बाउंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की त्रुटि को इस रूप में भी कहा जाता है। कंप्यूटर की त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर की त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और कंप्यूटर की त्रुटियों को दूर करने को क्या कहा जाता है? डीबग कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैड क्या है? कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और कैड के प्रयोग की बात करें तो डिजाइन बनाने में, बदलने में, विश्लेषण करने में, ऑप्टिमाइज करने में इसका प्रयोग होता है। और कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिजाइनर की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो पास्कल, फोर्ट्रान, SQL ये तीनों ही कंप्यूटर की भाषा है। जो DTH होता है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ये एक डिजिटल उपग्रह सेवा होता है, डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम ये डिजिटल उपग्रह सेवा होती है, और इसी के उपग्रह के माध्यम से हम लोग बैठे बैठे टीवी देखने, घर में टीवी देखते हैं डायरेक्ट टू होम के माध्यम से। जबकि पास्कल, फोर्ट्रान और SQL ये कंप्यूटर भाषाएं होती हैं। और जो पहली कंप्यूटर भाषा है वो कौन सी है? फोर्ट्रान है। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जाता? डिस्क क्लीनअप के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो डिस्क क्लीनअप के विषय में समझ लेते हैं
डिस्क क्लीनअप क्या है? एक सिस्टम टूल है। डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है और इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उसमें अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। जो फाइलें ज़रूरत की नहीं है उसे हटा दिया जाता है। इसके द्वारा अस्थायी वेब फाइलों को, अस्थायी विंडोज़ को और रिसाइकिल बिन फाइलों को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो डिस्क क्लीनअप है ये अस्थायी वेब फाइलों को निकालना, अस्थायी विंडोज़ फाइलों को निकालना, रिसाइकिल बिन फाइलों को निकालना, ये तीनों ही कर सकता है। पावर विकल्प बदलना ये डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पावर विकल्प बदलना। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लंबवत स्तंभों और कक्षों की क्षैतिज पंक्तियों में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ सुथरा तरीका प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? टेबल। टेबल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रो के सेल्स में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ सुथरा तरीका है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा टेबल। जब हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करते हैं तो वर्टिकल रो और कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं, Ctrl+D कुंजियां दबाने में एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है। Ctrl+D जब हम दबाते हैं तो एमएस वर्ड में फ्रंट डायलॉग आता है। कौन सा डायलॉग आता है? फ्रंट डायलॉग। जो आप फ्रंट फेस में फ्रंट आकार, फ्रंट रंग, कुछ अन्य विशेष फॉर्मेटिंग विकल्प इत्यादि इसमें बदल सकते हैं। और यदि हाइपरलिंक की बात करें तो यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनते हैं Ctrl+K, याद रखिएगा हाइपरलिंक। और फाइंड प्लस रिप्लेस क्या होता है? Ctrl+H, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर के प्रारंभ में पहुंचा देता है। तो कहाँ? यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम कर रहे हैं और होम की का उपयोग करते हैं तो प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? लाइन के प्रारंभ में। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस में किस अवयव का उपयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं जो अकाउंटिंग के लिए कौन सा अवयव उपयोग किया जाता है, तो एमएस एक्सेल उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल द्वारा बनाया गया यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हम डाटा एंट्रीज, स्टोरेज, कैलकुलेशन, लेखांकन और बजटिंग इत्यादि में करते हैं। बैंकिंग सेक्टर वगैरह में जहाँ भी अकाउंटिंग का काम होता है वहाँ यहाँ पे एमएस एक्सेल यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख की बात करें तो इसको स्लाइड शो भी बोलते हैं। स्लाइड शो सॉफ्टवेयर है, तो स्लाइड शो सॉफ्टवेयर है एमएस पावर पॉइंट। स्लाइड शो सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस पावर पॉइंट। और एमएस पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एमएस ऑफिस का एक भाग है जिसमें स्लाइड शो को तैयार करने के लिए शक्तिशाली सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। ये शक्तिशाली सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे जो प्रस्तुति आलेख का सॉफ्टवेयर है एमएस पावर पॉइंट। TCP/IP के संबंध में TFTP का पूर्ण रूप क्या है? तो जो TFTP के पूर्ण रूप की बात करें तो इसका जो पूर्ण रूप है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो राइट आंसर है ए है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यदि TCP की बात करें तो TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किसका है? TCP का। और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस तरह से हमने आज पेपर 2 के समान अभिरुचि और सामान्य ज्ञान, समान कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इसी तरह के परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से और भी मॉडल सेट को हम लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि भी इसकी लिंक सभी लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।